मानसून की विभिन्न अवधारणाएं पढ़ी हैं। यहाँ अवधारणाओं को तुम परिभाषाओं के रूप में लिख सकते हो। प्रश्न आया कि भारतीय मानसून की विशेषताएं लिखिए, तो अवधारणाओं को विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना। तो यही विशेषता है, यही तुम्हारी अवधारणा है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हैंडल कर लेना। फिर अगला प्रश्न आएगा, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, और उनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हमने सूर्य के साथ ITCZ का जो विस्थापन होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो भारतीय मानसून को निर्धारित करता है। इसके बारे में मैंने बताया कि गर्मियों में सूर्य के उत्तरायण होने से, यानी नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग ऑन सन टुवर्ड द नदर्न रीजन, तो उसके साथ ITCZ भी मूव करता है अलोंग विथ सन। और जैसे ही सूर्य दक्षिण की ओर जाता है तो भारत में सर्दियां आ जाती हैं, जमीन ठंडी होकर उससे टकराने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से भारत की जमीन पर हाई प्रेशर बन जाता है। चूंकि सूरज दक्षिण गोलार्ध में जा चुका है तो थर्मल इक्वेटोरियल लाइन यानी तापीय विषुवत रेखा भी दक्षिणी गोलार्ध में जा चुकी होगी। परिणाम स्वरूप जो ITCZ है वो भी दक्षिणी गोलार्ध में जाना शुरू कर देता है, और ITCZ का दक्षिणी गोलार्ध में जाना ही मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना कहलाता है, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। हमने बहुत अच्छे से चर्चा की थी। फिर जब दो शब्द आए थे कि मानसून का आगमन यानी ITCZ का ऊपर आना, और मानसून का निवर्तन यानी ITCZ का वापस विषुवत की ओर चले जाना, ये जब दो शब्द आए थे तो इन दोनों शब्दों को मैंने थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। मानसून का आगमन कब से कब तक होता है? 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक। और मानसून का निवर्तन यानी कि मानसून लौटता कब से कब तक है? तो सितंबर से लेकर लौट के 15 मार्च तक। मैंने ये भी समझाया है कि जब मानसून का आगमन होता है तो वह भी दो श्रेणियों में होता है, दो कैटेगरियों में होता है। पहला 15 मार्च से 15 जून के बीच में प्री मानसून कहलाता है। दूसरा 15 जून से 15 सितंबर दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है। भारत, मध्य प्रदेश, कहीं भी खड़े हो जाओ, सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। या मैं ये कहूं कि अगर भारत में 100% वर्षा हो रही है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से 75% से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है। और मैंने सिखाया था कल, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं। कैसे बनती हैं ये शाखाएं, ये भी बताया था कि दक्षिण की व्यापारिक पवन जब ITCZ को फॉलो करते हुए विषुवत रेखा को पार करती है तो जो दक्षिण की व्यापारिक पवन एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, विषुवत रेखा को पार करके वो क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं और तमिलनाडु के तट पर जाकर टकराती हैं कन्याकुमारी के पास। वहां से ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक शाखा बंगाल की खाड़ी में गई और एक शाखा अरब सागर में गई। इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं। याद रखना, अगर कोई पूछता है दक्षिण पश्चिम मानसून की इन दोनों शाखाओं में से भारत या मध्य प्रदेश में किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, तो जवाब है बंगाल खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है और अरब सागर की शाखा से 30% वर्षा होती है। बंगाल खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जो दक्षिण की व्यापारिक पवनें भारत की ओर प्रवेश कर रही हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, वो बंगाल की खाड़ी में पुनः घर्षण करके पानी को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे कि वो वर्षा कराने की काबिलियत बढ़ा लेती हैं। जबकि अरब सागर में ऐसा नहीं होता है, जो आगे की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। इसी प्रकार से उत्तर पूरब मानसून, यह लौटते हुए मानसून का एक पार्ट है, और पश्चिमी विक्षोभ यह भी लौटते हुए मानसून का एक पार्ट है। तो मानसून का आगमन भी दो पार्ट में होता है और मानसून का लौटना भी दो पार्ट में होता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको मेरी बात पूरी तरह से स्पष्ट होगी। अगर मेरी बात पूरी तरह से स्पष्ट है तो फिर मैं अगली कैटेगरी की तरफ चलता हूं, और उस अगली कैटेगरी का नाम है तिब्बत जेट स्ट्रीम। ये तिब्बत जेट स्ट्रीम और फिलिंडर जेट स्ट्रीम दोहरा विषुवतीय गर्त, ये मैं तीनों एक साथ आपको समझा रहा हूं कि कैसे भारतीय मानसून को ये प्रभावित कर रहे हैं। आइए समझने का प्रयास कीजिएगा बेटा एक बार में, है ना। देखो, मैं यहाँ पे एक महाद्वीप बनाता हूं जिसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहने के पीछे के कई सारे कारण हैं, कई सारे तर्क हैं। पहला कारण यह है कि अफ्रीका महाद्वीप में जीवाश्म ईंधनों की प्राप्ति कम होती थी, इसीलिए औपनिवेशिक काल में इसे अंध महाद्वीप कहा जाने लगा।
दूसरा कारण यह है कि कोई भी भूगोलवेत्ता इसको एक बार में पूरा घूम नहीं पाया, अधूरा रहने के कारण इसे अंध महाद्वीप कहा जाने लगा। तीसरा कारण यह है कि इसका विभाजन पटरियों पर रखकर यानी कि कॉपी के ऊपर कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसे अंध महाद्वीप कहा जाने लगा। कई सारे कारण हैं। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये इस प्रकार से प्रायद्वीपीय है अरब का, ये फारस की खाड़ी है, ये ईरान, पाकिस्तान, ये भारत का गुजरात वाला पार्ट है, ये भारत बना दिया मैंने इस प्रकार से, ये भारत का तमिलनाडु वाला पार्ट, ये भारत ऐसा हो गया, ये बांग्लादेश म्यांमार वाला हिस्सा, ये चाइना वाला हिस्सा, ये रूस वाला हिस्सा। इस प्रकार की कुछ कंडीशंस यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं। क्लियर है? तो मैं थोड़ी देर से इसको यहां से हटा देता हूं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझो। यहां पे मैं एक लाइन खींच रहा हूं ऐसे, वो लाइन यूं जा रही है, अफ्रीका महाद्वीप को बीचों बीच काट रही है ये लाइन। इस लाइन का है नाम है विषुवत रेखा। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है, या मैं कहूं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस विषुवत रेखा के दक्षिण में जो भी पवनें चल रही होंगी वो सब एंटी क्लॉकवाइज चल रही होंगी, और इन दक्षिण की व्यापारिक पवनों को विषुवत रेखा जब पार करनी होगी, वो एक ही कंडीशन में विषुवत रेखा पार करेंगी, अगर ITCZ उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट हो गया हो। एक पल के लिए मानता हूं कि ITCZ 10 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश पे जाके शिफ्ट हो गया है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलेगा कि जो दक्षिण की व्यापारिक पवनें हैं अब वो विषुवत रेखा को पार करके क्लॉकवाइज घूमेंगी, और क्लॉकवाइज घूम के इस ITCZ में प्रवेश करके दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेना शुरू कर देंगी। ये कल वाली कहानी सबको क्लियर है? बोलो सर, कल की कहानी एकदम समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट है कि ITCZ का पीछा करेंगी दक्षिण की व्यापारिक पवनें, वैसे घूमती हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन विषुवत रेखा को पार करके इनकी चाल ढाल बदल जाती है। पहले ये वाला क्लियर करो कि ये कल का ही कॉन्सेप्ट है, एकदम सटीक बैठ रहा है हमारे दिमाग में। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है वो समझिए। दूसरा पॉइंट ये है, यहां पर हिमालय के ऊपर तिब्बत का पठार है, जो कि बहुत प्राचीनतम चट्टानों का बना हुआ है। कितनी प्राचीनतम? निष्ठ और शिष्ट से बना है, नीस और शिष्ट से बना हुआ है तिब्बत का पठार, हिमालय के उत्तर में है। इतनी प्राचीनतम चट्टानों के बने होने के कारण जब सूर्य की ऊर्जा इस पठारी क्षेत्र पर पहुंचती है तो पुरानी चट्टानों की विशेषता यह है कि वो ज्यादा ऊर्जा का अवशोषण करके गर्म ज्यादा होती हैं, और तिब्बत के पठार में वनस्पतियों का बहुत अभाव है। इसीलिए तिब्बत का पठार ठंडे प्रदेशों में होने के बावजूद भी हिमालय की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाता है। तिब्बत पठार की अवस्थिति बहुत स्पष्ट है कि तिब्बत के उत्तर में कुनलुन पर्वत और तिब्बत के दक्षिण में काराकोरम पर्वत है, यानी ये दो पर्वतों के बीच में स्थित पठार है। ऐसे पठार जो दो पर्वतों के बीच में स्थित हों उन्हें अंतरह पर्वतीय पठार कहा जाता है, दो पर्वतों के बीच में स्थित होने वाले पठार। अब चूंकि यह प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है, ठंडे प्रदेशों में होने के बावजूद भी सूर्य की किरणें यहां पहुंचती हैं, और यह पुरानी चट्टानों का बना होने के कारण अच्छी खासी मात्रा में गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण जब इसकी जमीन से कोई हवा टकराती है तो यह अपनी ऊर्जा उस हवा को दे देता है, तो वह हवा भी गर्म हो जाती होगी। गर्म हवा हल्की होती है तो तिब्बत के पठार पे गर्मियों के दिनों में, खासकर मार्च अप्रैल के बाद, तिब्बत का पठार गर्म होना शुरू हो जाता है, और गर्म होते होते जून तक आते आते इसकी जो हवा गर्म हो चुकी है वो ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर की ओर उठती हुई हवा कुछ इस प्रकार से तुम्हें दिखाई देगी। और यह हवा ऊपर की ओर उठकर
कोरिलस प्रभाव के कारण एक चक्र का निर्माण करती है और वो चक्र कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे तिब्बत के ऊपर ऐसा चक्र बन रहा है कोरिलस के प्रभाव कारण, और इस चक्र से कई सारी शाखाएं हैं। जैसे दीपावली के दिन हम लोग चक्री चलाते हैं और वो चक्री आग निकालती है, तो इसकी एक शाखा निकलकर ऐसे घूमते हुए मेडागास्कर पर गिरेगी, दूसरी शाखा अरब पर जाकर गिरेगी, और तीसरी शाखा उत्तरी गोलार्ध में चली जाती है और ध्रुव पर बोर्टेक्स का निर्माण करती है, जिसे पोलर बोर्टेक्स कहा जाता है। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है तो मैं इमेजिन कराने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, थोड़ा सा समझना। ये मेरा हाथ तिब्बत का पठार है, इसको मैंने गर्म किया, गर्म होके हवा ऊपर उठी। चूंकि यह ठंडे प्रदेश में है तो गर्म और ठंडे का मिश्रण होना बड़ा आसान है, और जहां गर्म और ठंडे का मिश्रण होगा वहां पे कोहरा बनेगा और जेट स्ट्रीम का निर्माण होगा। ये मैंने शुरू में सिखाया है। तो यहां से उठने वाली गर्म हवाएं ऐसी स्थिति निर्मित करती हैं कि वो गर्म और ठंडी वायु राशियों से मिल जाए और ऊपर जाकर इकट्ठी हो गई और एक बहुत बड़ा भंवर बना लिया हवा का। अब ये तिब्बत के पठार के ऊपर जैसे दीपावली पे चक्री घूमती है हवा में, या मैं छत पर टंगा हुआ पंखा घूमता है, ऐसे ही ऊपर घूम रही हैं ये हवाएं। अब उस छत पर टंगे हुए पंखे के ऊपर तुम तीनों पंखुड़ियों में अगरबत्ती बांध दो और पंखे को घुमाओ, तो अगरबत्ती का जो धुआं है वो चारों तरफ फैलेगा कि नहीं फैलेगा। ऐसे ही जो तिब्बत के पठार के ऊपर हवा का गुब्बारा घूम रहा है, अगर वो तेज घूमेगा तो उसकी एक शाखा हवा के रूप में निकलकर बाहर निकलेगी। ऐसे उसे तीन शाखाएं निकली, जिसमें से एक शाखा भारत के ऊपर से घूमते हुए आएगी, मेडागास्कर पर उतरेगी जैसे कि मैंने पिछली क्लास में समझाया था। दूसरी शाखा अरब सागर में जाके उतरेगी यानी अरब के प्रायद्वीप पर, और तीसरी शाखा उत्तरी ध्रुव में चली जाएगी। हमें केवल अपनी शाखा से मतलब है। इसकी एक शाखा कहाँ जा रही है जाने दो, क्या लेना देना इस एक शाखा से मुझे। वो एक शाखा कहाँ जा रही है ध्रुवों पर, जाने दो, मुझे क्या लेना देना। मुझे किससे मतलब है, मुझे मतलब है केवल इस वाली शाखा से। जो ये शाखा आ रही है ना, इसी को बोलते हैं उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको, उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम। चूंकि यह जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार से उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इस जेट स्ट्रीम को हम तिब्बत जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, मैंने आपको क्लास में समझाया था कि पुल के ऊपर पुल का निर्माण होता है। ये जो मैं जेट स्ट्रीम बना रहा हूं, ये जमीन से लगभग 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर है, यानी कि भारत के ऊपर से ये निकल रही है, और हिमालय की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर। तो हिमालय के ऊपर से पार करके आ रही है, आप इमेजिन कर पा रहे हो। और यह इस प्रकार से होते हुए यूं अरावली के विंध्याचल के ऊपर से होते हुए लगभग 18 डिग्री उत्तरी सह्याद्री को पार करके ऐसे आती है, और विषुवत रेखा को पार करने के बाद मेडागास्कर के पास पहुंचती है, और मेडागास्कर के पास एक जगह है मैस्करनीज, वहां जाके हाई प्रेशर बनाती है। मेडागास्कर के पास एक कौन सी जगह है, मैस्करनीज, वहां जाकर ये हाई प्रेशर बना रही है। पूरा निष्कर्ष ये निकला कि तिब्बत के पठार से उठने वाली गोल भंवर वाली हवाएं उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का रूप ले लेती हैं, जो हिमालय के ऊपर से बहती हुई भारत के प्रायद्वीपीय पठारों तक पहुंचती हैं। विंध्याचल सुरंग के समानांतर और 17 डिग्री उत्तरी सह्याद्री पर्वत को पार करके अरब सागर से होते हुए विषुवत रेखा को पार करती हैं, और विषुवत रेखा को पार करके मेडागास्कर के पास जाके हाई प्रेशर बनाती है।
और ये सब चीजें जमीन से 8 किलोमीटर ऊंचाई पे हो रही है। यहां तक बात क्लियर है? तो सब बोलोगे सर इमेजिन हो रहा है। एक बार आप ये बात मुझे पहले भी समझा चुके हो। अब सब लोग मुझे जवाब दो, अगर मैस्करनीज पर हाई प्रेशर बनता है मेडागास्कर के मैस्करनीज पर हाई प्रेशर बनेगा, ये हाई प्रेशर जमीन पे बन रहा है कि आसमान में? ये हाई प्रेशर जमीन पे बन रहा है। यहां कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये कौन सी पवने हैं? दक्षिण की व्यापारिक पवने। ये दक्षिण की व्यापारिक पवने कहां जा रही हैं? विषुवत रेखा को पार करके ITCZ में। और ITCZ जहां होगा, क्या वहां वर्षा होगी कि नहीं होगी? एक्चुअली इस ITCZ में वर्षा इसलिए हो रही है क्योंकि ये व्यापारिक पवनें हिंद महासागर में घर्षण करते हुए जलवाष्प को इकट्ठा कर लेती हैं और ITCZ में प्रवेश करके इसी जलवाष्प से बादल बना के वर्षा करती हैं। ये जो हवाएं हैं जिन्हें हम दक्षिण की व्यापारिक पवनें कह रहे हैं, ये तो नेचर में शुष्क होती हैं। इनके अंदर खुद की कोई जलवाष्प नहीं होती, तो इनके अंदर जलवाष्प कहां से आती है? ये जल से करती हैं, घर्षण करके जलवाष्प इकट्ठा करती हैं। अब घर्षण क्या है मुझे बताओ? घर्षण तो कार्य है, कार्य ही ऊष्मा है, ऊष्मा ही ऊर्जा है। घर्षण ही कार्य है, कार्य ही ऊष्मा है और ऊष्मा ही ऊर्जा है। और ऊर्जा ही कंपन है और कंपन ही तापमान है। और तापमान ज्यादा तो जल जलवाष्प बन जाएगा। कुल मिला के अगर घर्षण ज्यादा तो कार्य ज्यादा, कार्य ज्यादा ऊष्मा ज्यादा, ऊष्मा ज्यादा ऊर्जा ज्यादा, कंपन ज्यादा तो तापमान ज्यादा, तो जल का वाष्प बनना ज्यादा तो बादल भी बनेगा ज्यादा, तो वर्षा भी होगी ज्यादा। तो इस ITCZ में जो वर्षा हो रही है इन हवाओं के द्वारा, वर्षा इसलिए हो रही क्योंकि ये हवाएं घर्षण करके जलवाष्प इकट्ठा लेके यहां जाती हैं। और अगर मुझे यहां ज्यादा वर्षा करानी है तो इन हवाओं को, जो दक्षिण की व्यापारिक पवनें हैं, जब ये विषुवत रेखा को पार कर रही हों, अगर इनकी स्पीड बढ़ा दी जाए तो इनका घर्षण बढ़ जाएगा। बोलो, तो भारत में अगर अच्छा मानसून लाना है तो दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड बढ़ा दो, और जैसे स्पीड बढ़ेगी तो वो समुद्र तल पर घर्षण और तेज करेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा जलवाष्प अपने अंदर समाहित कर लेंगी, और जलवाष्प ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा बरसेगा। तो ये तो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, अगर इनको कोई पीछे से धक्का देने वाला मिल जाए तो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब धक्का देने के लिए कहीं हाई प्रेशर होना चाहिए, तो यहां हाई प्रेशर जो तुमको दिख रहा है, ये हाई प्रेशर कहां बना है? मेडागास्कर मैस्करनीज के पास। यहां हाई प्रेशर जमीन पर बना है और अब ये हवाएं हिंद महासागर में घर्षण करते हुए ITCZ की तरफ आकर्षित होती हैं, और जो दक्षिण की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके ITCZ में प्रवेश करना चाह रही थी, उन दक्षिण की व्यापारिक पवनों को ये मेडागास्कर से हाई प्रेशर से आने वाली हवाएं पुश करती हैं, प्रेशराइज करती हैं कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। तो मेडागास्कर के हाई प्रेशर जितना अच्छा मजबूत होगा, भारत का मानसून उतना अच्छा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेडागास्कर के हाई प्रेशर से चलने वाली हवाएं दक्षिण की व्यापारिक पवनों में
त्वरण उत्पन्न कर देती हैं, जैसा कि मैंने कल सिखाया था। त्वरण का मतलब है एक्सेलरेशन। सोचो किसी हवा में अगर त्वरण उत्पन्न हो जाए, एक्सेलरेशन सडनली इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ विंड। If velocity of wind increased, it means the friction of wind increased. Friction of wind increased means the work which occurs on the surface of Indian Ocean also increased. And the tendency of capturing the vapor from water body of any wind, such type trade winds, they increasing absorbing water vapor and containing more water vapor and capable to more precipitate, ज्यादा वर्षा कराने में सक्षम हो जाती हैं। तो यहां हाई प्रेशर से जब वो फ्रिक्शन करते हुए भारत की ओर अग्रसर होती हैं तो इनको पुश करती हैं। क्या अब आपको उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का महत्व समझ में आ रहा है कि अगर तिब्बत के पठार से उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम ना आए और वो वहां से चल के मेडागास्कर पर ना उतरे और मेडागास्कर पर हाई प्रेशर ना बने, तो ये जो हवाएं हिंद महासागर के तल पर तीव्र गति से घर्षण करते हुए दक्षिण की व्यापारिक पवनों में त्वरण उत्पन्न कर रही, तो इनमें भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। और दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड कम रहेगी, घर्षण कम होगा, जलवाष्प कम होगा, तो वर्षा कम कराएंगी। इसीलिए पूर्वी जेट स्ट्रीम या तिब्बत के पठार का अपना एक महत्व होता है, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये महत्व आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अबे गधो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है? तो क्या सीखे? भारत का मानसून अच्छा कब होगा? एक लाइन में कोई बोल के बताओ मुझे। अगर भारत का मानसून अच्छा लाना है तो एक लाइन में बताओ क्या करना चाहिए, सिर्फ एक लाइन, दूसरी लाइन नहीं। भारत के मानसून अच्छा लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गलत। मेडागास्कर में हाई प्रेशर होगा? नहीं। एक लाइन में कोई बता दे कि भारत का मानसून अच्छा कब आएगा। तिब्बत जेट स्ट्रीम स्ट्रांग हो? नहीं, गलत। गलत। तिब्बत से उठने? गलत। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, भारत का मानसून किस पर निर्भर है, अच्छा कब आएगा? साउथ की व्यापारिक पवनों का तेज करने पर। यह है सही आंसर। रेशमा जी ने उत्तर दिया है, रेशम जी ने। यह है सही आंसर। इससे क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यह निकला कि जितने भी भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो केवल एक ही चीज को प्रभावित करना चाहते हैं, वो है दक्षिण की व्यापारिक पवनें। पूरा खेल दक्षिण की व्यापारिक पवनों का है। दक्षिण की व्यापारिक पवनें जहां तक पहुंचेंगी वहां तक वर्षा होगी। वो बात अलग है कि दक्षिण की व्यापारिक पवनें ITCZ में प्रवेश करना चाहती है। लेकिन सोच कर देखो, अगर दक्षिण की व्यापारिक पवनें ITCZ तक पहुंच भी गई और उनके पास जलवाष्प नहीं है, तो वो केवल लू चलाएंगी, गरम गरम हवाएं, पानी नहीं बरसाएंगी। या मैं यूं कहूं कि गेंडा स्वामी, तुम्हारी मिसाइल में सिर्फ धुआं ही धुआं रह गया है। तो ITCZ में दक्षिण की व्यापारिक पवनों का प्रवेश करना पर्याप्त नहीं है। उन दक्षिण की व्यापारिक पवनों के अंदर जलवाष्प होना भी बहुत जरूरी है, और जलवाष्प व्यापारिक पवनों में जन्मजात तो होता नहीं है, वो इकट्ठा करती हैं जल राशियों से टकराकर, और वो जितनी तेज टकराएंगी उतनी ज्यादा इकट्ठा करेंगी, और तेज टकराने के लिए उनका स्पीड चलना बहुत जरूरी है।
तो जितने भी तुम मानसून को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हो, उसमें केवल इतनी बात ध्यान रखना कि कुछ कारक ऐसे होंगे जो दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड को बढ़ा देंगे, और कुछ कारक ऐसे होंगे जो दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड को कम कर देंगे। अगर कोई कारक दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड बढ़ाने में सहायक है तो समझ जाना कि वो भारत के मानसून को अच्छा कर देगा, और अगर कोई कारक दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड घटाने में सहायक है तो समझ जाना भारत के मानसून को खराब कर देगा। तो दक्षिण की व्यापारिक पवनों की स्पीड और ITCZ का ऊपर नीचे जाना ही मानसून का मुख्य आधार है, बाकी सब इनको प्रभावित करते हैं। दुल्हा और दुल्हन ITCZ और दक्षिण की व्यापारिक पवनें हैं, बाकी सब बाराती हैं। अगर तुम नहीं भी बारात में जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें मैं एक चीज और जोड़ता हूं, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि दक्षिण की व्यापारिक पवनों को ITCZ में प्रवेश दिलवाना है। अब उसकी स्पीड जितनी ज्यादा तेज हो जाए उतना ज्यादा अच्छा। अब इसमें से कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, तो सर सोच कर देखो, तिब्बत के पठार पर ज्यादा गर्मी हो गई। यहां बुद्ध भगवान को अप्लाई कर रहा हूं। बुद्ध भगवान कहते हैं कि बीना के तार को इतना ना खींचो कि टूट जाए, और बीना के तार को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुर ही ना निकले, मध्यम मार्ग अपनाओ। अब इसमें से कई लोगों के दिमाग चल रहे होंगे कि सर आपने सिखाया था कि ज्यादा हाई प्रेशर होने से हवाओं की स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। तो सर कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या कि तिब्बत का पठार अपनी क्षमता से ज्यादा गर्म हो जाए? हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का दौर चल रहा है, बिल्कुल हो सकता है। तो मान लो कि तिब्बत का पठार अपनी क्षमता से ज्यादा गर्म हो गया, तो उस तिब्बत के पठार से टकराने वाली हवाएं भी अपनी क्षमता से ज्यादा गर्म होकर ऊपर उठेंगी, और ऊपर उठेंगी तो जो वो हवा का गोल चक्र बन रहा था उसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर तिब्बत का पठार ज्यादा गर्म हो गया तो भी भारत का मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा कि जो ये गोल गोल हवाएं घूम के अभी मेडागास्कर पर उतर रही हैं, अगर इस चक्री की स्पीड को मैं बढ़ा दूं तो ये जो हवाएं यहां से उठ रही हैं वो इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएंगी कहीं और, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है ना, कोरिलस बल बढ़ जाएगा, फिर वो मेडागास्कर पर नहीं उतरेंगी। तो तिब्बत के पठार पे अगर ज्यादा हमने ताप बढ़ा दिया तो ये हवाएं जो मेडागास्कर पर जेट स्ट्रीम के रूप में उतर रही हैं ये कहीं और विस्थापित हो जाएंगी, और अगर यहाँ हाई प्रेशर नहीं बना तो फिर भारत का मानसून कमजोर हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा तिब्बत का पठार गर्म होना भी भूविज्ञान जलवायु वैज्ञानिकों के लिए, मौसम वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय होता है। तो सर अगर हम इसको कम गर्म कर दें तिब्बत के पठार को तो इसकी चक्री की स्पीड कम हो जाएगी, तो जो ये हवाएं यहाँ पर जा रही थी वो यहाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिर के मर जाएंगी, वो बंगाल की खाड़ी पे हाई प्रेशर बना देंगी, और हाई प्रेशर बनाएंगी तो ये ITCZ तो लो प्रेशर का क्षेत्र है, यहाँ से व्यापारिक पवनें यहाँ जा रही थी, वहां हाई प्रेशर बनने की वजह से भारत का मानसून बिगड़ जाएगा। इसलिए तिब्बत का पठार कम गर्म हुआ तो ये जो पूर्वी जेट स्ट्रीम है ये बंगाल की खाड़ी में उतर के हाई प्रेशर बना देगी। ज्यादा गर्म हुआ तो पूर्वी जेट स्ट्रीम अफ्रीका में पहुंच जाएगी। मध्यम मार्ग अपनाना है। इसीलिए तिब्बत का पठार कितना गर्म हो रहा है, कितना गर्म नहीं हो रहा है, ये मानसून के निर्धारण करते समय बहुत ध्यान रखा जाता है। तो मान के चलते हैं कि तिब्बत का पठार अच्छा गर्म हुआ, उपोष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम मजबूत हुई, विंध्याचल के सुरंग से होते हुई 17 डिग्री उत्तरी सह्याद्री पर्वत यानी पश्चिमी घाट को चीरते हुए, अरब सागर से होते हुए, विषुवत रेखा को पार करके मेडागास्कर के समीप मैस्करजी नामक द्वीप पर हाई प्रेशर बनाती है। यहाँ से हाई प्रेशर से हवाएं वापस से भारत की ओर चलती हैं और दक्षिण की व्यापारिक पवनों को पुश करती हैं, तोड़ देती हैं, जिससे ये व्यापारिक पवनें हिंद महासागर में घर्षण करते हुए जलवाष्प इकट्ठा कर लेती हैं और ITCZ में प्रवेश करके वर्षा कराती हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और बन सकती है। यहां पर जरा देखो आप सभी लोग बच्चे, ये वाला पॉइंट जरा देखो। इसे अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि कहा जाता है, और इस अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि का यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि ये है उच्च भूमि, यानी ऊंचाई ज्यादा है, ठंडक होगी।
और यहां चल रही है मोजाम्बिक की गर्म जलधारा। तो ठंडा और गर्म का मिश्रण होने की वजह से यहां पर जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है, और वो जेट स्ट्रीम इस प्रकार से आगे जा रही है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपस में टकरा नहीं रही है क्या? मैंने सिखाया था, जो हरे रंग से बनाया है वो 8 से 10 किलोमीटर ऊपर है, ये जो गुलाबी रंग से बना रहा हूं ये 4 से 5 किलोमीटर जमीन से ऊपर है, और ये काले रंग से जो लौट रही है ये समुद्र के ऊपर घर्षण कर रही है। तो ये सोमालिया से उठने वाली जो तरंग है इसको सोमालिया जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जब जब सोमालिया जेट स्ट्रीम उत्पन्न होती है तब तब यह दक्षिण की व्यापारिक पवनों को और त्वरण देती है। तो देखो, ऐसा लग रहा है कि एक कार खड़ी हुई है और उस कार में धक्का देने वाले दो लोग आ गए। एक आ गया धक्का दे रहा है जिसका नाम मैस्करनीज है, और दूसरा आके भी धक्का दे रहा है जिसका नाम उच्च भूमि है। तो सॉरी, सोमालिया की जेट स्ट्रीम है, तो निश्चित रूप से कार की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। पहिया तो लगा दो कार में। तो क्या सोमाली की जेट स्ट्रीम आने से भारत का मानसून अच्छा होगा? बिल्कुल होगा। क्या पूर्वी जेट स्ट्रीम में मजबूती आने से भारत का मानसून अच्छा होगा? बिल्कुल होगा। क्या मैस्करनीज हाई प्रेशर पर या मैस्करनीज पर हाई प्रेशर बनने से भारत का मानसून अच्छा होगा? बिल्कुल होगा। तो जब भारत का मानसून इस साल अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा कारक एक्टिवेट है। कल को वो बोल दे कि इस साल तिब्बत का पठार अच्छा गर्म हुआ है, मैस्करनीज पर भी अच्छा हाई प्रेशर बना है, लेकिन इस साल सोमालिया की जेट स्ट्रीम उत्पन्न नहीं हुई, तो पिछले साल की अपेक्षा इस साल भारत का मानसून थोड़ा कमजोर रह सकता है, क्योंकि अब केवल और केवल एक व्यक्ति है जो गाड़ी में धक्का दे रहा है, तो स्पीड कम हो जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। यह भी हो सकता है कि शुरू में सभी फैक्टर एक साथ काम करें, ये भी अच्छे से धक्का दे रहा है, ये भी अच्छे से धक्का दे रहा है, ये भी अच्छे से धक्का दे रहा है। शुरू में मानसून अच्छा आया, फिर अचानक से ये वाला कुट्टी कर ले, बोले हम नहीं खेल रहे, जा रहे, रूठ जाए। ऐसा होता है ना। अगर ये चला जाएगा तो अचानक से मानसून की स्पीड कम हो जाएगी। तो मानसून अच्छा आएगा कि नहीं आएगा इसका प्रेडिक्शन कोई नहीं लगा सकता। मानसून एक प्रकार की बारात है जिसमें दूल्हा ये है। व्यापारिक पवन कौन है? दूल्हा। ITCZ क्या है? घर जहां बारात चल रही है। अब दूल्हा बैठ गया घोड़े पे, यानी व्यापारिक पवन बैठ गई, और यहां जन्माशय से बारात चलना शुरू हुई, और ये बारात जा रही है। तुमने कभी बारात को ध्यान से देखा है कि जब जन्माशय से बारात किसी के घर जाती है, लड़की वाले के यहाँ, तो रास्ते में जितने घर मिलते हैं, जितने बाराती हैं, वो रास्ते में बहुत नाचते हैं। उसमें कुछ बाराती ऐसे हरामखोर होते हैं जो दारू पी लेते हैं, और दारू पीने के बाद जो बैंड वाली गाड़ी होती है उसको रोक देते हैं। और सोच कर देखो, जो बारात किसी के घर दुल्हन लेने जा रही थी, उसमें से दो लोगों ने दारू पी के बैंड की गाड़ी को कहीं रास्ते में रोक दिया किसी दूसरे घर के सामने। तो तुम मुझे बताओ, पूरा डांस कहां होगा? उस घर के सामने। जब तक वो गाड़ी उस घर के सामने होगी बैंड वाली, सभी बाराती वही नाचेंगे। फिर इतने में एक बुजुर्ग आता है, बोलता है जल्दी करो मुहूर्त का समय निकल रहा है। वो फिर गाड़ी में धक्का मारा जाता है, फिर गाड़ी आगे जाती है, फिर गाड़ी जहां रुक जाएगी वहां दामच होगा। तो जो गाड़ी है, उस गाड़ी को थोड़ी देर के लिए घर ना समझते हुए मैं कह देता हूं, इसको समझो बैंड की गाड़ी, बैंड बाजा। तो जहां बैंड बाजा की गाड़ी रुकेगी वहां पे दरवाजा खूंद देंगे बाराती। अब बाराती तो ये दूल्हा है, अब बाराती कौन है? सोमालिया जेट, मैस्करनीज, पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये सब दूल्हे को कहां ले जा रहे हैं? और बैंड किस में बंधा हुआ है? ITCZ में। अब ITCZ मान लो 10 डिग्री पे रुक गई किसी घर के सामने, तो ये बाराती जो ये हवाएं हैं, ये पूरा पानी कहां बरसाएंगी? 10 डिग्री पे।
अब ITCZ को अगर ऊपर नहीं ले जाओगे तो पूरा ऊर्जा उसी दरवाजे पर निकाल देंगे वो लोग नाचते नाचते। ITCZ फिर ऊपर जाएगी, फिर बाराती ऊपर जाएंगे, और फाइनली ITCZ जहां रुकेगी वहीं पे फिर दरवाजे पे डांस होगा। तो भारत का मानसून एक प्रकार की बारात है, और उस बारात में एक फूफा भी होता है, और फूफा वो है जो इस बैंड वाले गाड़ी को आगे ना बढ़ने दे। और ये बैंड वाली गाड़ी वहां जाती है जहां लो प्रेशर है, और लो प्रेशर उत्तर के मैदान में है। अब ये गाड़ी जा तो रही है लो प्रेशर की तरफ, बारात यहां चढ़नी है, लेकिन रास्ते में जितने घर मिल रहे हैं सब जगह डांस हो रहा है, लेकिन अंतिम तो यहीं पर है ना लड़की। अब बताओ, इस गाड़ी को अगर ऊपर ना ले जाऊं मैं ITCZ को, तो जितनी भी हवा आ रही है पानी बरसाने वाली, वो इस एरिया में पानी बरसाएगी दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में सूखा हो जाएगा। भाई मुहूर्त निकल गया तो फिर शादी नहीं हो पाएगी ना। लेकिन मैंने क्या कहा, हर शादी में एक फूफा होता है, और अगर वो फूफा रूठ गया तो ये बैंड बाजा वाली गाड़ी आगे नहीं जा सकती, और अगर बैंड बाजा वाली आगे गाड़ी नहीं जाएगी तो सबरा डांस यहीं पर होगा। और फूफा कौन है? वो पश्चिम की जेट स्ट्रीम जो हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में हाई प्रेशर बनाती थी, वो है फूफा। याद आ रहा है तुम लोगों को फूफा के बारे में थोड़ा बहुत? याद आ रहा है फूफा के बारे में? तो ये लो प्रेशर बारात यहां पहुंचनी है, बारात 10 डिग्री पे है तो वर्षा 10 डिग्री पे हो रही होगी। अब बारात धीरे धीरे जानी है ऊपर, लेकिन बारात जाए तो तब जब यहां पर लो प्रेशर हट जाए। बारात तो तब जाए जब यहां पे लो प्रेशर हट जाए, पर लो प्रेशर हटे कहां से? क्यों? क्योंकि कलेश तो अभी डला हुआ है। अभी तुम कलेश से मिले कहां हो? ये रहा कलेश। इस कलेश का नाम है हिमालय। और याद करो, यहां से आ रही है जेट स्ट्रीम, यहां ये भूमध्य सागर है, यहां पर भूमध्य सागर है। इस भूमध्य सागर से ठंडी और गर्म विषम वायु राशियां मिलने की वजह से जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में समझाया था। कूं कायम मत करना, नहीं घुस के मारूंगा मैं अब। और यहां से जेट स्ट्रीम ऐसे उठी और पृथ्वी के घूर्णन के साथ यह पश्चिम से पूरब की ओर गई, और हिमालय से टकराने के बाद इसका एक हिस्सा हिमालय के उत्तर में गया, और इसका दूसरा जो हिस्सा है वो हिमालय के दक्षिण में आया। और हिमालय के दक्षिण में आते ही इस हिस्से ने यहाँ पे क्या कर दिया? हाई प्रेशर बना दिया। इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा? पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम कैसी है मुझे बताओ? ठंडी है? ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम नहीं है, ये फूफा जी हैं। और फूफा जी ने इतनी दारू पी ली है कि अब वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। और जहां पे दरवाजा होना है, यहाँ उत्तर भारत के मैदान में, यहीं पे तो आके बारात रुकेगी। इसी दरवाजे पे फूफा जी दारू पी के गिर गए। अब फूफा जी हैं, उठाए कौन?
फूफा जी को तो केवल एक ही व्यक्ति उठा सकता है, जिनसे फूफा जी डरते हैं, वो है बुआ जी। और बुआ जी जब फूफा जी को गर्मी दिखाएंगी तो फूफा जी खड़े हो जाएंगे खुद ही। अब कहानी ये है कि फूफा जी यानी कि ITCZ सर्दियों के दिनों में यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ हाई प्रेशर बना रहा है उत्तर भारत के मैदान में, और दक्षिण भारत से ITCZ उत्तर की ओर जाने को प्रस्थान कर चुकी है। बारात शुरू हो चुकी है, दूल्हा घोड़े पे बैठ चुका है, बाराती डांस कर रहे हैं। बारातियों को यह आदेश मिला है जहां पे बैंड वाली गाड़ी रुके वहीं पे वर्षा करा देना पसीने की, डांस कर करके। तो भैया 8 डिग्री पे गाड़ी रुक गई तो 8 डिग्री पे वर्षा हुई, 9 डिग्री पे गाड़ी रुक गई, 9 डिग्री पे वर्षा हुई, और दम से वर्षा हो रही है, हो रही। लेकिन ये भी तो सोचो, कितनी देर डांस करोगे? डांस करते करते थक भी जाओगे। तो नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी होती जाएगी, डांस की मात्रा में कमी होती जाएगी, ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन जब कोई रास्ते में अगर किसी बाराती को उस गांव में कोई दिख गया बाबू टाइप का, तो फिर उसमें ऊर्जा आ जाएगी, फिर वो ऊर्जा के साथ नाचने लगेगा। तो इसका मतलब अगर इस व्यापारिक पवन को रास्ते में कोई जलराशि मिल जाए, वो फिर से जलराशि ग्रहण करके एक पैक लगा के फिर से वो उसी जोश में नाचेगी। आप मेरी बात को कोरिलेट कर पा रहे हो? नहीं तो वहां पे ये मत लिख के आ जाना कि दूल्हा था, गधे पे बैठा, बारात आगे गई, दारू पी ली। आप ये लिखोगे कि दक्षिण की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके ITCZ की ओर अग्रसर होती हैं, और वो जहां ITCZ होगा वहां वो वर्षा कराती हैं, और ITCZ जैसे जैसे ऊपर जाता है वो वर्षा कराती चली जाती हैं, और दक्षिण से उत्तर जाते समय उनकी वर्षा की मात्रा में कमी आती जाती है। पर अगर रास्ते में कोई जल राशि, झील, नदी मिल जाए तो वो फिर से रिचार्ज हो जाती हैं। तो बस मैं वही कहना चाह रहा हूं। अब ये ITCZ धीरे धीरे ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि सूरज भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और बारात चढ़नी है यहाँ उत्तर भारत के मैदान में। अब फूफा जी दारू पी के डले हुए हैं और यहीं पर बारात टीका होना है। अब फूफा जी जब तक हटेंगे नहीं तो बारात तक टीका नहीं हो पाएगा। तो सब लोग फूफा जी को हटाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और मान लो कि यहाँ पे ITCZ आके रुक गया, इस वाले एरिया में ITCZ रुक गया लाल रंग से। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि इस ITCZ के नीचे जो दक्षिण भारत है यहां पानी बरस रहा होगा, और ITCZ के ऊपर जो उत्तर भारत है यहां सूखा हो रहा होगा। यानी दक्षिण भारत में खूब डांस हो रहा है। उत्तर भारत के जितने भी लोग हैं वो डांस देखने को तरस रहे हैं। किसकी गलती की वजह से? इस फूफा की वजह से। इसका परिणाम यह होगा कि उत्तर भारत सूखे की चपेट में आ जाएगा और दक्षिण भारत में बाढ़ आ जाएगी। जैसे कि केरल में बाढ़ आई थी, इडुक्की बांध टूट गया था। वो इसलिए आई थी क्योंकि ITCZ विस्थापित होने से मना कर दिया, फूफा वहां रूठ गया था। अब जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं है शादी ब्याह का। तो इस फूफा को यहां से हटाना है। अब फूफा तो ठंडे डले हैं ना, पी के ठंडे हैं, ठंडी चीज भारी होती है। फूफा को केवल वही खड़ा कर सकता है, वही उठा सकता है जिसमें गर्मी हो। तो याद करो, सूरज धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और बुआ का नाम है सूरज बुआ, और सूरज बुआ में भयंकर गर्मी है। और सूरज बुआ तब और गर्म हो गई जब मालूम चला कि बारात किसी दूसरे के दरवाजे पे नाच रही है और मुहूर्त निकला जा रहा है, और ये दारू पी के यहां डला हुआ है। तब सूरज बुआ जाती हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ का जो फूफा है, जो कि ठंडा डला हुआ है, हाई प्रेशर बना रहा है, इसको जाके गर्मी देती हैं। जब उसे होश आता है कि ये बुआ सामने खड़ी है तो उसका नशा उतर जाता है, पानी पानी हो जाता है, हल्का हो जाता है। वो वहां से बेशर्मी से तरह खड़ा होता है, और यहां से खड़ा होने के बाद वो ये यहां से विस्थापित कर देगा अपने आप को, और यहां से ये ठंडी हवाएं जो कि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आई थी, यहां से गायब होके हिमालय के उत्तरी ढाल पर चली जाएंगी, जैसा कि समझाया था। और जैसे ही हिमालय की उत्तरी ढाल पे जाएंगी
तो बाराती फिर से ऊपर आना शुरू कर देंगे, और बाराती ऊपर आएंगे तो जहां उनको पहुंचना था बारात वहां पहुंच जाएगी। जैसे ही ITCZ उत्तरी मैदान पर पहुंचेगी, यहां पर जाकर ये दक्षिण की व्यापारिक पवनें वर्षा कराएंगी, और वर्षा कराएंगी तो इस मैदान में वर्षा होगी। अब बताओ उत्तर के मैदान में वर्षा लेट क्यों हुई? मध्य प्रदेश में मानसून लेट क्यों आ रहा है? केरल में तो जल्दी आ गया, कर्नाटक में भी वर्षा हो गई, महाराष्ट्र में भी वर्षा हो गई, मध्य प्रदेश में लेट क्यों हो रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश गंगा के मैदान का हिस्सा है, और गंगा के मैदान पे शायद उतना लो प्रेशर बना नहीं होगा। क्यों नहीं बना? फूफा लेट गए होंगे। तो जब भी मध्य प्रदेश में मानसून लेट आए, बाकी सभी दक्षिण के राज्यों में आ चुका हो, समझ जाना फूफा रूठ गया तुम्हारा। अब फूफा जब तक गर्म होकर हिमालय के पीछे नहीं जाएगा, तब तक ये ITCZ ऊपर नहीं आएगी। इसीलिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनको हमेशा लेट मानसून मिलता है। अगर मानसून लेट होगा तो फिर मुहूर्त निकल गया ना थोड़ा सा, तो जल्दी जल्दी पंडित बोलेगा। वो तुमने पंडितों को देखा नहीं है, जब ठाकुरों की या क्षत्रियों की शादी होती है तो पंडित कैसे मूर्ख बनाते हैं? बिना बैंड बाजे के पंडित मंत्र नहीं पढ़ेगा, कभी मंत्र नहीं पढ़ेगा बिना बैंड बाजे के। और पंडित उस बैंड बाजे में दूल्हे के लिए मंत्र क्या पढ़ता है कि तुम जानत नहीं। पंडित मंत्र पढ़ रहा है, दूल्हे से कह रहा है ठाकुरों से, तुम मानत नहीं हम जानत नहीं, तुम मानत नहीं हम जानत नहीं। मतलब तुम मानते नहीं हो और हमको जानते नहीं है, यही मंत्र पढ़ा जाता है। और शादी होने के बाद फिर तो ढोली बजना होता है सबका। अब यहां पे एक निष्कर्ष और निकालो सभी लोग कि फूफा की वजह से बताओ मुहूर्त निकला कि नहीं निकला? हाँ, तो जो बाराती दरवाजे पे आके ज्यादा देर तक डांस कर सकते थे वो कम देर तक डांस करेंगे, क्योंकि बैंड वालों का टाइम हो जाता है। और बैंड वाले इतने स्मार्ट होते हैं, जैसे टाइम हुआ पोपियां बंद की और घर गए। तो जहां टीका चढ़ना था वहां आसपास जितनी भी महिलाएं थीं जो छत पर खड़ी होकर देखना चाह रही थी कि कौन कैसे डांस करेगा, उनको उतना अच्छा डांस मिला ही नहीं, क्योंकि बैंड समय से पहले लौट गए। आने में देरी हो गई थी ना। ऐसे ही मानसून के साथ होता है, अगर मानसून देरी से आएगा तो इंतजार मत करना कृषि किसानों कि मानसून हमारे यहां रुकेगा। तुम्हें जो करना है फसल असल कर डालो जल्दी से। मानसून आया लेट है, जाएगा जल्दी, क्योंकि उसका टाइम है, बैंड और कहीं बजाना है उसको जाके। तो इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? कौन सबसे ज्यादा मानसून को प्रभावित कर रहा है नकारात्मक रूप से? फूफा। फूफा प्रभावित कर रहा है। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि अगली बार जब लड़के की शादी होगी दूसरे वाले की, तो फूफा को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि पूरी समस्या तो फूफा ने शादी में क्रिएट की है। अगर कोई ये सोचता है कि बिना फूफा के शादी कर लें और शांति शादी हो जाएगी, तो वो भी खतरनाक है। क्यों है समझना। इमेजिन करो कि उत्तर भारत के मैदान में फूफा ने आके हाई प्रेशर नहीं बनाया, रास्ता एकदम साफ है, यहां से दूल्हा चला, यानी दक्षिण की व्यापारिक पवनें चली, बैंड बाजा आनी है ITCZ, डिच्चिक 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 ऊपर जा रही है ITCZ। अब सोचो बारातियों ने दारू नहीं पी है यार। अब कोई अगर गाड़ी को रोक ले बैंड वाले को, तो थोड़ी देर ITCZ इंतजार कर ले। शर्त यह लगी थी कि शादी करेंगे, कोई दारू नहीं पिएगा और कोई फूफा को नहीं बुलाएगा। सब इसमें बिल्कुल सीधे साधे लोग, तुम्हारी तरह। मेरी तरह अगर कोई बेवड़ा होता तो गाड़ी को रोक लेता। अब गाड़ी में कोई डांस नहीं कर रहा है, वो गाना बजाते हुए चला जा रहा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है, और सब ढकेलते चले जा रहे हैं। नॉर्मली चली जा रही है गाड़ी, ITCZ ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, समय से पहले पहुंच रहा है ना। और जब गाड़ी रुकती नहीं है ना, तो बारात हमेशा गलत घर पहुंच जाती है। ये ITCZ रास्ता भूल गई और उत्तर भारत के मैदान से भी आगे निकलकर हिमालय में विस्थापित हो गई। और अब शिवालिक हिमालय के दक्षिण ढाल पर अगर ITCZ रुक जाएगी
तो ये लोग कहाँ जाके डांस करेंगे? हिमालय पे। और शिवालिक हिमालय अवसाद से बना हुआ है, असंगठित हिमालय है। असंगठित का मतलब है कभी भी भरभरा के नीचे गिर सकता है। तो फूफा थे नहीं, फूफा होते तो आईटीसीजेड ऊपर जाता ही नहीं। फूफा थे नहीं, आईटीसीजेड ऊपर निकल गया, घर छोड़ के दूसरे घर में पहुंच गया, और वहां मातम था, 13वीं थी वहां पे, तुम बैंड बाजा लेके पहुंच गए, कलेश होगा कि नहीं होगा? शिवालिक को उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पास आईटीसीजेड आ जाएगा, क्योंकि मैं तो असंगठित हूं। मुझ में अगर कोई थोड़ा सा 2 बूंद पानी भी डाल देना तो मेरी चट्टानें भरभरा के नीचे गिर जाएंगी। आईटीसीजेड हिमालय पे जाके विस्थापित हो गया, दक्षिण की व्यापारी खबरें चली गई भरभराते हुए, और शिवालिक हिमालय में जाके वर्षा कर दी। तो उत्तराखंड 2013 की बाढ़ आई थी, बादल फटने की घटना हुई थी, भूस्खलन हुआ था, लोग मरे थे। क्यों? फूफा नहीं थे। अगर फूफा होते तो लोग बच जाते। तो फूफा के होने से मानसून लेट हो सकता है, ये बात सही है, और फूफा के ना होने से हिमालय में भूस्खलन हो सकता है, ये बात सही है। तो इसीलिए निष्कर्ष ये निकला कि फूफा का होना जरूरी है, लेकिन फूफा को 2 पैक से ज्यादा नहीं देना है। फूफा को अगर 2 पैक से ज्यादा दे दिया तो फूफा लेट जाएंगे। इसीलिए जो ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम आ रही है, यह भारतीय मानसून को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। अगर यह समय से पहले नहीं हटती है तो भारतीय मानसून गया, और समय से पहले हट जाती है तो भारतीय मानसून गया। इस फूफा की पूजा करते हैं हिमालय वाले लोग कि हे महाराज, काफी देर तक टके रहना, क्योंकि अगर तुम नहीं टिके तो आईटीसीजेड सीधे मेरे पास आएगा। पर ऐसी घटना विरले होती है, 20 साल में 50 साल में एक बार होती है। और जो घटनाएं बहुत देर समय में होती हैं वो घटनाएं बहुत गहन होती हैं। गुम्बेल का नियम, गुम्बेल कहता है कि अगर कोई आपदा बहुत लंबे समय के बाद आती है तो यकीन रखना कि वो तुम्हें तोड़ के चली जाएगी। जैसे कोरोना, 100 साल में एक बार इस प्रकार की बीमारी आती है। और अगर कोई आपदा या परेशानी बार बार आती है तो वो तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे बुखार का आना, साइकिल चलाते हुए गिर गए, घुटने छिल गए, ये तो नॉर्मल हमारे जीवन का हिस्सा है। नाखून काटते समय अपनी ही स्किन काट ली। तो जो हमारे जीवन में बार बार घटित हो रहा है, जो बार बार होगा वो कम होगा, उसका प्रभाव कम होगा, उसका दर्द कम होगा। जो लंबे समय के बाद होगा उसका प्रभाव बहुत गहन होगा। तो इस प्रकार से जो बादल फटने की घटनाएं होती हैं, वो बादल फटने की घटनाएं रोज रोज थोड़ी ना हो रही है। वहां पे 2013 के बाद क्या तुमने सुना है कि ऐसी भीषण बादल फटने की घटना की वजह से झील फट गई हो, झील फटने से वहां इस प्रकार का फ्लड आया हो? 2013 के बाद इतना बड़ा फ्लड नहीं आया उत्तराखंड में। आज 2024 चल रहा है, 4-5 साल के बाद फिर आ सकता है। 15-20 साल में एक बार ये घटनाएं पुनरावृत्त होती है। इसे गुम्बेल का नियम कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो फूफा की इज्जत करो। अगर किसी को लगता है कि बिना फूफा के हम माहौल बना लेंगे, तो नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, क्या भारत का मानसून तुम्हें अब समझ में आ रहा है? इसीलिए मौसम वैज्ञानिक कभी भी भारत के मानसून को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोई एक चीज तो भारत के मानसून को डिसाइड करने वाला है नहीं। भारत का मानसून तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि बारात का भीड़ और बैंड बाजे वाली गाड़ी, कितना भी अच्छा मुहूर्त हो टाइम से पहुंच ही नहीं सकती। पता नहीं कब कौन गाड़ी खींच दे, किसी को भरोसा है क्या? इसीलिए भारत के मानसून में हो सकता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम गुस्सा हो गई हो, भारत का मानसून डिस्टर्ब हो जाए। अब मान लो कि यहां से फूफा जी पीछे चलेगा उठ के, फूफा जी को ईगो हर्ट हो गया, तो फूफा जी ने कहीं पूरी बोतल पी ली, तो फूफा जी लौट के फिर आ गए ना, और इस बार तो बोतल पी के आए, अब तो हटेंगे भी नहीं, हो गई शादी तुम्हारी। तो जो गया है वो लौट के आ भी सकता है, और जो है वो जा भी सकता है। कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, कोई भरोसा नहीं मानसून का। सब बेवड़े हैं साले, कब कौन अपनी चाल बदल दे पता नहीं। अच्छा, इस शादी ब्याह में तो अभी कट्टा तमंचा तो मैंने चला ही नहीं है, अभी तो सिर्फ दारू की बात की है। अभी 2 गुंडे और आने हैं जो कट्टा अपने यहां पे पेंट में कट्टा खुस के लाएंगे। उसमें से एक का नाम है अल्नीनो और एक का नाम है लानीना, 2 भैया हैं, बड़े हरामखोर हैं साले। वो चाहते ही नहीं है कि इसका ब्याह हो जाए, वो चाहते ही नहीं कि ये बारात टाइम पे पहुंच जाए।
वो गुंडा है वो लोग, वो सब चितिर बितर कर डालेंगे। जैसे वो लोग आएंगे, लालिनो आलिनो आएगा ना, भारत के मानसून की बारात को चितिर बितर कर डालेगा, क्योंकि वो डीजे पे खड़े हुए गाना गाएगा, तमंचे पे डिस्को, वो हाथ में कट्टा लेके लहराएगा, पूरी बारात चितिर बितर कर डालेगा वो। तो उसका आना बाकी है, वो कल आएगा। पहले मुझे बताओ, बारात चालू हो चुकी है, इतने बारातियों का रोल समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बोलो सर, ऑल क्लियर, दिमाग में जा रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं।